स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीटीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, और यूनिट नंबर है 2, जो कि विद्यालय प्रबंधन यूनिट नंबर 2 में शैक्षिक प्रशासन के कौन कौन से शैक्षिक प्रशासन हैं, उनके कार्य क्या हैं, तो यही हम लोग उसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और डेली वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा आज्ञा पत्र कब से प्रारंभ हुई। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा आज्ञा पत्र, आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश सरकार ने हर 20 ईयर्स अर्थात 20 साल पे आज्ञा पत्र जारी करता था। तो कब किया गया, राइट आंसर बताइए आप लोग कि ब्रिटिश सरकार द्वारा आज्ञा पत्र कब जारी किया गया था। तो बता दें आप लोगों को कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो कि हर साल 20 ईयर पे ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा से रिलेटेड अपने आज्ञा पत्र जारी करता था, जिसमें काफ़ी सारे चेंजमेंट होते थे। तो पहला जो आज्ञा पत्र ब्रिटिश सरकार ने दिया था वह दिया था 1763 में। याद रखिए 1763 में उसने अपना पहला आज्ञा पत्र निकाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण कब हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण कब हुआ। तो सन 1813 ईस्वी के चार्ट से, या 1833 ईस्वी के चार्ट से, या 1835 या 1854 के। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण हुआ था, वह हुआ था 1854 के द्वारा। 1854 अर्थात उड, जिसे हम उड के घोषणा पत्र कहते हैं। याद रखिए उड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। और यदि इसमें मंथ और डेट पूछे तो 19 जुलाई आप लोग बताइएगा कि 19 जुलाई 1854 को उड का घोषणा पत्र दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वुड के घोषणा पत्र का अन्य नाम क्या है। तो वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था कि अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र और भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र, यह दोनों। वुड के घोषणा पत्र में थे कितने अनुच्छेद थे, 80, 19, 120 या 100। तो वुड के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 100 थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा नीति के विषय में विचार करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसी संसदीय समिति का गठन कब। तो राइट आंसर हो जाएगा 1859 में किया गया। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की तृतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र होने के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जो तृतीय शिक्षा नीति की घोषणा किया गया था वह किया गया था 1986 में। राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार किया था। तो अभी आप लोगों को बताया गया कि 19 जुलाई 1854 शिक्षा नीति, जो कि वुड के घोषणा पत्र आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा नीति 1854, याद रहे 1854, कहीं आप लोग 1900 कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जाम में आप लोगों को 1954 भी दे सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वुड का जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र था, तो इसमें दो तरह का था, एक तो सामान्य था और एक विशिष्ट था। तो विशिष्ट में स्त्रियों से रिलेटेड था कि स्त्रियों की शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, और बाकी जो सामान्य था वह यह था कि प्राइमरी जो शिक्षा है वो अच्छी होनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, यह सभी जनरल से रिलेटेड थे। और जिसमें धीरे धीरे सुधार हो वह एक अर्थात लॉन्ग जो टारगेट बोला जाता है, लंबा टारगेट, उसमें रखा गया था। तो इस तरीके से दो पार्ट किए गए थे उसके। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी। तो मैकाले ने, वुड ने, विलियम बेंटिक ने या ऑकलैंड ने। तो राइट आंसर हो जाएगा कि चार्ल्स वुड ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र में क्या कारण थे। इनके कारण यह थे कि देश में अंग्रेजी शिक्षा की बढ़ती मांग, अर्थात इन्होंने यह बोला था कि इंग्लिश जो शिक्षा है उस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था, और शिक्षा को जन शिक्षा बनाने का भी डिमांड किया था, और नई शिक्षा संख्याओं की स्थापना। तो यहाँ पे संख्या नहीं है, यह नई शिक्षण संस्था है। आप लोग इसको टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा, शिक्षण संस्था की स्थापना करना था। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र की, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा कि देश में अंग्रेजी शिक्षा की बढ़ती मांग, अर्थात वुड के घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा का मांग किया गया था, जन शिक्षा, तथा यह कहा गया था कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका भी स्थापना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशों एवं सुझाव क्या थे। उन्होंने क्या सिफारिश और क्या सुझाव दिया। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य, शिक्षा जो है उसका उद्देश्य होना चाहिए कुछ, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की, और शिक्षा संगठन, उपर्युक्त सभी। तो यह सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र में, आप लोग देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से सीरियल वाइज दिया गया है। यदि वुड से क्वेश्चन आ रहा है तो सारे वुड से रिलेटेड एक ही जगह आप लोगों को क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को मैं बार बार कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसको लगाइए। अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम तक आप लोग ऐसे बने रहिए और अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस सेट पाते रहिए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा का संगठन कितने स्तरों में विभक्त किया गया है। 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर या 6 स्तर। तो जो वुड ने स्तर बनाया थे वो वुड के घोषणा पत्र में जो शिक्षा का संगठन के स्तर थे वह थे 4 प्रकार के। आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। अगला है कि वुड के घोषणा पत्र की विशेषता क्या क्या है। वुड का घोषणा पत्र का विशेषता क्या क्या है कि शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था, मुस्लिमों की शिक्षा, निष्पंदन जो कि हम इसे कहते हैं छनाई का सिद्धांत, निरस्त और उपर्युक्त सभी। तो वुड के घोषणा पत्र में जो विशेषता था वह था कि शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था, अर्थात जो शिक्षक है उसे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऐसा कहा गया था कि जो शिक्षक है उसे ट्रेनिंग देना चाहिए। मुस्लिमों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आज भी मुस्लिमों के लिए शिक्षा अभी भी उतनी सही नहीं है, लेकिन अभी तो काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, पर पहले से बेटर देन अच्छा ही है। और निष्पंदन सिद्धांत को उन्होंने वुड का घोषणा पत्र में इसका विरोध किया था, तो इसलिए निष्पंदन सिद्धांत निरस्त था। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह सभी उसकी विशेषता है। मुस्लिम शिक्षा,
टीचरों का ट्रेनिंग देना और निस्पंदन जो सिद्धांत है उसको हटाना, यह सब क्या था, वुड का घोषणा पत्र की विशेषता थी। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घोषणा पत्र के प्रमुख दोष क्या हैं। इनके दोष भी देख लेते हैं। दोष क्या हैं कि प्राच्य साहित्य की उपेक्षा और धार्मिक शिक्षा पर नीति अस्पष्ट था और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। उपर्युक्त सभी। वुड के घोषणा पत्र में यह था कि प्राच्य जो साहित्य है उसका उपेक्षा किया गया था और जो धार्मिक शिक्षा है, धर्म से रिलेटेड, उसके बारे में भी कुछ बातचीत नहीं कही गई थी एक्ट में, अनुच्छेद में। और शिक्षा का जो माध्यम था वो कहा गया था कि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। अगला क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र के तत्कालीन प्रभाव क्या था। तत्कालीन प्रभाव देख लेते हैं कि सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ, विश्वविद्यालय की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है देखते हैं कि वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालिक प्रभाव थे स्त्री शिक्षा में प्रगति। क्वेश्चन में बताया था कि जो वुड का घोषणा पत्र था वो 2 भागों में था, एक तो अल्पकालिक था और एक दीर्घकालिक था। तो दीर्घकालिक में स्त्री शिक्षा से रिलेटेड बातें कही गई थी, व्यवसाय से रिलेटेड कहा गया था और अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग विद्यालय, प्राइमरी लेवल बच्चों के लिए अलग होनी चाहिए, उच्च प्राइमरी का अलग होना चाहिए, इस प्रकार से सबका अलग अलग होना चाहिए, इस तरीके की बात कही गई थी वुड के घोषणा पत्र में। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि वुड के घोषणा पत्र शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए किस भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। देशी भाषा, अंग्रेजी भाषा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो वुड के घोषणा पत्र शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए कहा गया था, वह कहा गया था कि हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों होना चाहिए माध्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका सिर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया था। तो भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा समीक्षा करने और उसका सिर ऊंचा करने के लिए किस समिति को सुझाव दिया था। तो वह था ताराचंद समिति। अब क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था। तो तारा सिंह समिति का गठन किया गया था 1948 में और इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था भारत सरकार को 1949 में, यानी 1 साल बाद। तो देख लीजिएगा आप लोग, तारा सिंह समिति संबंधित है किससे। तो यह तारा सिंह समिति जो बना था वो माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तारा सिंह समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दिया था। तो अभी आप लोगों को बताएं 1949 में। अगला क्वेश्चन है कि ताराचंद समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में दिए गए सुझाव थे, क्या क्या थे। तो इसने सुझाव दिए थे कि 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए और माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएंगे और विश्वविद्यालय में प्रवेश माध्यमिक परीक्षा के आधार पे होगा। तो यह सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। तो
23 सितंबर 1952 को किया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन। 23 सितंबर 1952 को। क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर स्वामी मुदालियर को माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, अब देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग से है रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा से ही एक ही जगह आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम देख लीजिए आप लोग, मुदालियर आयोग, राधा कृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा का अन्य नाम केवल मुदालियर आयोग कहा जाता है। मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग दोनों एक ही है। तो कभी आप लोगों को मुदालियर आयोग के बारे में पूछे तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर शिक्षा आयोग के सदस्य थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य थे तो डॉक्टर कालूलाल, जॉन क्रिस्टी, श्रीमती हंसा मेहता या उपर्युक्त सभी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के ये सभी सदस्य थे, मेंबर थे डॉक्टर कालूलाल, जॉन क्रिस्टी, श्रीमती हंसा मेहता, सभी सदस्य थे। तो आज का सेशन यहीं तक, और यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही आने वाली सभी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। और सारी वीडियो हमारे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।